दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरएमएस एजुकेशन के त्रैमासिक परीक्षा 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कॉमर्स का होता है जनरली विषय, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बिना समय को नष्ट करते हुए सबसे पहले अपन चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है वास्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। फिर यहाँ पर आपको उसके चार विकल्प दिए जाएंगे, तो उस पर घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है घटती है। ठीक, इसके बाद चलते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न दिया गया है पैमाने का विचार। तो आपको चार ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, आपातकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा अल्पकालीन। ठीक, फिर इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न दिया गया है कीमत की सीमा या कीमत तक का निर्धारण करता है, तो इसका है उपभोक्ता, उत्पादक संघ या कार्यालय। तो इसका सरकार। ठीक है, जो कीमत जो निर्धारण करती है वो सरकार करती है, सरकार के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार। तो आइए जल्दी देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आपको दिया गया है अल्प अधिकार में फार्म प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है कीमत को अपने कार्यों द्वारा, उत्पादन को अपने कार्यों द्वारा, आ तथा बा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए तथा बी दोनों है। ठीक है ना। ये आपके जो ऊपर के दो ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों आपके सही उत्तर हो जाएंगे, कीमत को अपने कार्यों द्वारा, उत्पादन को अपने कार्यों द्वारा। ठीक, फिर आपको पांचवा जो पूछा गया है प्रश्न वो ये रहा महामंदी किस वर्ष में आई थी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए 1901, 1908, 1929 और 1940। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929। ठीक, इसका जो सही उत्तर है 1929 है, क्योंकि 1929 में ही महामंदी आई थी, बहुत तेज मंदी आई थी। ठीक है, उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है। यहाँ पर आय तथा रोजगार का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा, प्रोफेसर चेल्विन द्वारा, प्रोफेसर कीन्स या प्रोफेसर नाइट से। तो इसका जो सही उत्तर प्रोफेसर कीन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आय तथा रोजगार का जो सिद्धांत था वो प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया आर्थिक समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं, और इसके आपको चार दिए मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं, मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के समाधान सीमित होते हैं, इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पे। तो प्रश्न क्रमांक आपको दिया स्थिर लागत, है ना। स्थिर लागत है, स्थिर लागत क्या होती है इसमें आपको पूछा गया। तो इसमें आपको चार ऑप्शन देंगे, भूमि, कच्चा माल, श्रम शक्ति। तो स्थिर जो लागत होती है वो बेटा आपकी श्रम शक्ति होती है। ठीक है, श्रम। ठीक है, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रम जो होता है वो स्थिर लागत होती है। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पे। प्रश्न क्रमांक 9 आपका दिया सम्मिश्र अर्थशास्त्र संबंधित है। सम्मिश्र अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ये बताना है आपको। ठीक है, ये कभी कभी एक वाक्य में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिया करता है, तो इसे सही विकल्प के रूप में ही ना देखें, इसे आप किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक, तो आपको यहाँ से चार ऑप्शन देंगे, व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक मात्राओं से, व्यक्तिगत उत्पादों से, एक फर्म के उत्पादों से। ठीक, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा सामूहिक मात्राओं से। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है आपका चालू खाते कीमत है, तो उसका स्वर्ण, ऋण, ब्याज एवं लाभांश, बैंकिंग। तो जो चालू खाते होते हैं वो बैंकिंग होते हैं। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, यहाँ पर आप रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 2 में, तो स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होता है। तो इसका सही उत्तर है कुल लागत, है ना। स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील का लागत का योग कुल लागत होता है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया स्वयं का सीमांत आगम उत्पाद इक्वल टू गुणित श्रम का सीमांत उत्पाद, यानी कि आपसे यहाँ पूछा गया है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत आगम। ठीक, स्वयं का सीमांत आगम उत्पाद जो होता है वो किसके बराबर होता है, सीमांत आगम गुणित श्रम का सीमांत उत्पाद। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है अल्प अधिकार में मांग की आई लोच होती है, तो उसमें बहुत। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो बहुत है। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पे देते हैं अधिक आर्थिक इकाई से आशय उन संस्थाओं से है जो लेते हैं आर्थिक निर्णय। ठीक, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, तो केंद्र सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है वो केंद्र सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछा गया है मौद्रिक नीति द्वारा बनाई जाती है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया किन से रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो अल्पकालीन, ये अल्पकाल के लिए लागू होता है, तो इसे अल्पकालीन सिद्धांत भी कभी कभी कहते हैं। ठीक,
आपसे प्रश्न क्रमांक 3 पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में इसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पूछ गया, सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता कहलाती है घाटे का बजट। ठीक, उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है। तो सरकार बजट 1 वर्ष के लिए बनाती है और ये हर साल बजट बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है तो आपको याद रहना चाहिए ये चीज़। उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया व्यापार का उद्देश्य क्या होता है। तो व्यापार का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त करना क्या कहलाता है। तो विदेशी विनिमय दर के द्वारा ही उसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। तो विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं, जो आरामदायक वस्तु होती है, उसकी जो मांग होती है वो लोचदार होती है। ठीक, उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पे। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा गया है उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है। तो जनरली उत्पादन फलन बेटा 2 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है उत्पादन फलन, है ना। उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया है वह लाभ जो एक पल में सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करता है क्या कहलाता है। तो अधिसामान्य लाभ कहलाता है वो। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 8 पर चलते हैं, किस प्रकार की प्रतियोगिता काल्पनिक होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो काल्पनिक होती है। फिर आपको चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो उसमें पूछा गया है सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है। तो सामूहिक हितों पर गठबंधन अर्थशास्त्र बल देता है, तो जिसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक, उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र सरकार के विषय भर के आय व्यय का वितरण क्या कहलाता है। तो वो बजट कहलाता है ना। उसके बाद आपसे प्रश्न क्रमांक देखिए, आप प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया सत्य असत्य बताइए। ठीक, तो वस्तु बाजार में अल्प अधिकार की स्थिति तब होती है जब सजातीय वस्तु के उत्पादक फर्मों की संख्या अल्प होती है। तो इसका उत्तर है सत्य। फिर आपसे दूसरा पूछा गया है जब फर्म में एक दूसरे की कीमतों को अंडरकट करती हैं तब तक बाजार की कीमतें गिरती रहती हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक, फिर राष्ट्रीय आय का वितरण कल्याण को प्रभावित नहीं करता है। तो ये भी सत्य है, राष्ट्रीय आय का वितरण जो होता है वो कल्याण को प्रभावित नहीं करता है। फिर आपने प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया बैंक अपना जमा के आधार पर साख सृजन नहीं करती है। तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो बैंकें होती हैं वो अपने साख का सृजन अपने बैंक में जो पूंजी जमा होती है उसके आधार पर ही करती हैं। ठीक, फिर आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। 5 में आपसे पूछा गया है किन्स का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है। तो उत्तर सत्य है, ये ऊपर हमने आपको बताया भी था। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 6, ये जो है प्रश्न क्रमांक 6, इसमें आपसे पूछा गया है अपूर्ण रोजगार अभावी मांग का परिणाम है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सत्य है। ठीक, फिर आपको यहाँ पर बेटा हम बताते हैं 2, 3 और 4 अंकों के हम महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा की सीरीज़ है इसलिए हम इसमें आपको मतलब 20 से 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं छाट कर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करना जिससे आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक, तो ये थोड़ा आपके सिलेबस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा जो होती है ना वो आपके स्कूल लेवल पर वो पेपर बनाए जाते हैं। तो उसमें आपके जो स्कूल जो होता है आपके वहाँ से जो विषय होते हैं मतलब विषय के जो चैप्टर होते हैं वो उनके हिसाब से चयन किया जाता है कि हम कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाएंगे या कौन सा चैप्टर लेना है हमें त्रैमासिक में। तो वो उसके हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलो सबीना को समय नष्ट करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2, 3 और 4 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक, तो पहला प्रश्न आपसे दिया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं, इसमें आपको ये बताना है। ठीक, फिर आपको दूसरा प्रश्न दिया आर्थिक समस्याओं को परिभाषित कीजिए, आपको आर्थिक समस्या की परिभाषाएं बतानी है। फिर तटस्थता तालिका से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। वो तालिका कभी कभी बनाने को पूछ लेता है तो तालिका बनाना भी आप सीख लेना। ठीक, फिर आपको चौथा प्रश्न दिया है मांग के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, तो इसमें आपको मांग के आवश्यक तत्व बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है पूर्ति का क्या अर्थ होता है, कि मतलब पूर्ति क्या होती है उसका अर्थ आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत आता है तो इसे अच्छे से तैयारी करना। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया कीमत सीमा क्या है, कि मतलब कीमत की जो सीमा होती है वो क्या होती है और उसे कैसे निर्धारण करते हैं, ये चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जा सकती हैं, तो उससे कभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। फिर प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया अल्प अधिकार की स्थिति में कीमत निर्धारण की क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको विशेषताएं बतानी है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है, 8 में आपसे पूछा गया सम्मिश्र अर्थशास्त्र की विशेषताएं। बेटा जितने भी प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं सम्मिश्र अर्थशास्त्र या अलग जो होते हैं उनके सबको विशेषताएं आपको पढ़ के जानी है, और मेन चीज़ आपको अंतर भी पढ़ना है, क्योंकि अंतर और विशेषताएं परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती हैं और वो अच्छे खासे अंकों के लिए करीब 3 से 4 अंकों के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद
प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया प्रवाह से क्या आशय है, यहाँ पर भी आपको उसकी परिभाषा ही देनी है। फिर प्रश्न क्रमांक 10 में व्यक्तिगत आय क्या कहलाती है, ये भी। फिर प्रश्न क्रमांक 11 सांकेतिक मुद्रा से क्या आशय है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे पूछा गया बचत खाते से आप क्या समझते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 13 में जीएसटी से आप क्या समझते हैं। ये जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, जीएसटी से आप क्या समझते हैं। जीएसटी से ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिटेल लेके जाना है, ठीक। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या जब व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन से क्या आशय है, तो ये आशय आपको याद कर लेना है, परिभाषाएं याद कर लेना है, और उसी को आप अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। कभी जैसे अंतर पूछ लेता है तो आप उसे अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा गया अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा एक कोई सी भी सिंपल सी परिभाषा आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 16वां प्रश्न पूछा गया एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं का वर्णन करना है आपके द्वारा, ठीक। प्रश्न क्रमांक 17 पे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 पर आपसे पूछा गया है उत्पादन के चार कौन कौन से होते हैं, कारक बताना है इसमें, ठीक। तो उत्पादन के चार कौन कौन से कारक होते हैं, इनमें से प्रत्येक के प्राथमिक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपका यहाँ बताना है, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे पूछा गया है मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, किन्हीं चार को समझाइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे पूछा गया उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है। फिर प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे पूछा गया प्रभावपूर्ण मांग से क्या आशय, प्रभावपूर्ण मांग के विषय में आपको पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 20 में। फिर प्रश्न क्रमांक 21 जो है उसमें बजट का अर्थ आपको उसका परिभाषा भी बतानी, ठीक। यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछी गई, इस बात का ध्यान देना कि बजट का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा भी लिखनी है आपको। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे पूछा गया है मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, किन्हीं चार को समझाइए। आपको यहाँ पर चार मुद्रा के जो चार कारक होते हैं कार्य होते हैं उसको सब बताना है, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 23 है। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको पूछा है रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं लिखिए। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं लिखनी है, आप चार मान्यताएं लिख देंगे बहुत है। प्रश्न क्रमांक 24 में आपसे पूछा गया अवसर लागत से क्या आशय, अवसर लागत के बारे में आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 25 में आपको पूछा है तटस्थता का वक्र की परिभाषा दीजिए। जो तटस्थ वक्र होता है उसकी परिभाषा आपको देनी है, और कभी कभी इसे बनाने का भी पूछ लेता है, तो ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की एक शानदार लेक्चर वीडियो लेकर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अभी चली रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हमारा नया चैनल है। तो कीप लव एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।